की बैठक में इस तरह से व्यवधान उत्पन्न करना, मैं खुद ग्लानि महसूस कर रहा है। लेकिन मेरी भी व्यवस्था है। कुछ तो हम लोगों के इस काम में जो लोग होते हैं उनकी अपनी व्यवस्था होती है, और मैं फिर कहता हूँ क्षमा पूर्वक कि ये चीज़ें, या मैं यहीं से फोन से बात कर रहा था, अमूमन मैं पिछली दफ़ा भी यहाँ कई कार्यक्रम में आया। मैं जब कार्यक्रम में रहता हूँ तो मैं कभी मोबाइल पर भी नहीं बात करता हूँ, कभी नहीं बात करता हूँ। लेकिन आज कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि समय का, अब कहे न, सब लोग हमारे ही नाम को मध्य में रख के अपना समय काट के आप लोगों को भी समझिए कि अब पता नहीं, पूरी बात नहीं कह पाए। अब आप वंचित रह गए सुनने से, बोलने वाले वंचित रह गए बोलने से, सारा दोष आ गया हम पर। तो खैर, हम लोग को भी जनता इतनी ट्रेनिंग, इतनी प्रशिक्षित, इतनी ढीठ बना देती है, जो इस सब तरह की कड़ी दृष्टि और कड़ी निगाह सहने की एक तरह से आदत सी पड़ जाती है। इसलिए अब उन बातों से अलग सर की किताब है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जो नेशनल आइकन ऑफ मॉडर्न इंडिया किताब लिखी है, और उसके बारे में वो जब बता रहे थे तो शुरुआत में ही इन्होंने हमारे नवल बाबू के बारे में कह दिया कि बहुत जोर उत्तेजित थे। अब समझिए, नवल बाबू उत्तेजित थे, ये कोई समाचार है? आप बताइए, आप ही लोग, जितना लोग इनको जानते हैं कि नवल बाबू उत्तेजित है, मतलब स्थिति सामान्य है। और अगर वो उत्तेजित नहीं है, मतलब समझिए कुछ असामान्य स्थिति। तो हम तो मानते हैं कि अगर वो उत्तेजित है तो स्थिति सामान्य है। और सरकार की जहां तक बात है, तो सरकार भी कोई शून्यता में तो काम करती नहीं है। और हम लोग भी मानते हैं कि बुद्धिजीवियों का पैरामीटर्स जो होता है, बुद्धिजीवियों का यार्ड स्टिक जो होता है, सरकार की सफलता, विफलता, कर्मण्यता, नकारात्मकता, इन सब चीजों के मापने का यंत्र जो होता है, उस पर शायद ही कोई सरकार पूर्ण रूप से सफल घोषित हो। ये किसी सरकार के भी बूते की बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग, कभी कभी लगता है कि जो भाई काम कर रहे हैं, अपने मिजाज से, अपनी ईमानदारी से काम करते जाना चाहिए। आप तमाम बुद्धिजीवियों की जो बातें होती हैं, उसको भी हम लोग यथासंभव अपने दिशा निर्देश के रूप में ग्रहण करते हैं। जो आपने कहा है तो जरूर उसमें कोई दम है, और हमें उस रास्ते चलना चाहिए। हम लोग भी चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने अभी कहा कि हम लाख चाहने के बावजूद हम चाह रहे थे कि आप इतने सारे विद्वज्जन एक साथ कहाँ मिलते हैं। आज संयोग से, सौभाग्य से युवराज बाबू ने ये मौका दिया था, तो हमको भी अच्छा लगता है। यहाँ पे 2 घंटा बैठते, आप सब लोग बोलते, सुनते अगर हम, तो हमारा भी कुछ ज्ञान वर्धन होता। तो उससे तो मरहूम हम भी न हो गए, वंचित तो हम भी रह जाते हैं। ये मलाल तो हम लोगों को सब दिन रहता है कि हम लोग चाह के भी अच्छे लोगों की संगति में अधिक देर बिताना हम लोगों के लिए ये हो ही नहीं पाता है। हम लोगों के लिए तो जो डेमोक्रेसी इन इंडिया आप लिखे हैं सर, उसमें एक कुछ जन प्रतिनिधियों के पीड़ा का भी समावेश करिए कि जो जन प्रतिनिधियों की जो पीड़ा होती है, जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाएं, जनता की आकांक्षाएं और जनप्रतिनिधियों के अधिकार की जो सीमाएं होती हैं, इन दोनों के बीच में जो जनप्रतिनिधि पिसते हैं, इन दोनों के बीच में जो वो सैंडविच होते हैं, जरा उसका भी वर्णन कभी कभी कर दीजिए तो हम लोगों के लिए थोड़ा आफियत की स्थिति बनेगी। क्योंकि हम लोगों को भी तरह तरह के सिचुएशन में, तरह तरह की परिस्थिति में काम करना पड़ता है। लेकिन वो तो अलग की बात है। अभी हम लोग नेशनल आइकन ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे।
शुरू में ही लेखक महोदय ने ही कह दिया कि इस किताब में जिन आइकन्स को शामिल किया गया है उनकी चर्चा के साथ साथ जिनको शामिल नहीं किया गया है उसकी चर्चाएं भी हो। तो ये चीज जब लेखक ही स्वीकार कर रहे हैं और उसका कारण ही उन्होंने ही आपको बता दिया है, तो उसके संबंध में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और सीधी बात ये भी होती है कि अगर नेशनल आइकन्स में इन्होंने शायद 6 लोगों को जिनको शामिल किया है, ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग थे, और भी लोग थे। ऐसा नहीं है कि जिनका नाम इसमें नहीं है वो नेशनल आइकन नहीं है, या उनका फ्रीडम स्ट्रगल से लेके बाकी नेशन बिल्डिंग में उनका कोई योगदान नहीं था। ऐसी बात नहीं हो सकती। और इनको मैं बधाई खास तौर से इसलिए देना चाहता हूँ कि इस तरह के किताबों की सर आज के ज़माने में बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई की वाली पीढ़ी अब समाप्त हो रही है। जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था आज़ादी के लड़ाई को देखने का, समझने का, सुनने का, वो पीढ़ी समाप्त हो रही है। और अब जो पीढ़ी आ रही है वो सिर्फ पढ़कर और सुनकर ही आज़ादी की लड़ाई के इतिहास के बारे में उनकी धारणाएं बनेगी। तो आज सबसे अधिक आवश्यकता है उस वक्त की चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की, क्योंकि कभी कभी अजीबोगरीब हम लोग भी देखते हैं कोशिशें होने लगती हैं कि आज़ादी के संग्राम की कहानी को भी लोग अपने नज़रिए से देख के अपने ढंग से अपने रास्ते ले चलने की कोशिश करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई की का स्थापित इतिहास है। यह सही है कि उस समय जो घटनाएं घटी, उस समय जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स या जो नेशन बिल्डर्स लीडर्स थे, उनके विचारों को विस्तार देने की आवश्यकता है। उन पर शोध होना चाहिए, उन पर बातें आगे निकलनी चाहिए, तभी तो वो हमारा आगे का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं आजकल कि किसी महान नायक के व्यक्तित्व को पढ़ने, समझने या उनको महिमा मंडित करने का लक्ष्य दूसरे किसी को नीचा दिखाना हो जाता है। ये इस तरह की बात हमारे समझ से देश हित की नहीं है। हमारे सभी नायक महान थे और सब लोगों की अपनी भूमिका थी, चाहे कोई जितने इसमें आए हैं नहीं आए हैं। अभी सब लोग बता रहे थे, कुमार साहब भी बता रहे थे राजेंद्र बाबू के बारे में, मौलाना आजाद के बारे में, इनकी भी बड़ी भूमिका रही है। कोई नेहरू, पटेल या सब लोग जो दिखने वाले लीडर्स थे, जो सरफेस से ऊंचा दिखते थे, आज ही जैसे कोई हम ही लोग हैं, मंत्री हैं, दिखते हैं, इसका मतलब हम ही कोई नेता थोड़े, और भी लोग हैं जिनके विचार से सरकार या चीजें प्रभावित होती हैं। हम उनको कैसे छोड़ सकते? राजेंद्र बाबू और कलाम आजाद, मौलाना आजाद का सर देख के आपने बहुत अच्छा किया, इसलिए कि इन दोनों की भूमिका दूसरे दृष्टिकोण से देखने से किसी बड़े नायक से कम नहीं होती थी। कि ये दोनों गांधी जी के पक्के सिपह सालार थे, चाहे नेहरू हो, पटेल हो, ये लोग समय समय पर विचार में अंतर भी आते थे। और इन दोनों की भूमिका गांधी जी सबसे अधिक तय करते थे जब कांग्रेस के अंदर आंतरिक विवाद होता था, जब आपस में बिखराव होने की स्थिति होती थी, जब आपस में विचारों में मेल नहीं होता था, कांग्रेस में बटाव और बिखराव की स्थिति आनी होती थी, तब
गांधी जी इन्हीं दोनों की मदद से सब ग्रुप को साथ लाने का काम करते थे। और गांधी जी की तो बात ही कुछ और है। हमको लगता है जो गांधी जी पर तो जितना हम लोग लिखे पढ़े, शायद ही उनकी पूरी बात, उनके पूरी भावना, उनके पूरे जज्बात निकाल भी कोई पाए। हमको तो कभी कभी सुन के समझ के हम तो कई लोगों से पूछते हैं, जो गांधी के सत्य अहिंसा कुमार साहब कह रहे थे, ये तो हम बिहार वासियों का सौभाग्य है कि मोहनदास करमचंद गांधी को हम लोगों ने महात्मा बना दिया। महात्मा बनाना ये तो बिहार का सौभाग्य है। जो चंपारण आए गांधी और चंपारण से लौटे तो वो महात्मा गांधी बन के लौटे। ये सौभाग्य तो बिहार का रहा है। और ये भी जानते कि हम लोग को तो पढ़ाने वाले यहाँ मौजूद हैं, हमको तो बोलने में भी हिचकिचाहट होती है। लेकिन भाई गांधी जी को अगर नेता किसी ने बनाया, गांधी जी जब चंपारण आए थे, जिसकी कहानी कुमार साहब बता रहे थे, उसके पहले कितने आदमी देश में उनको जानता था। जब हमारे पंडित राजकुमार शुक्ल उनको जबरदस्ती खींच के लाए थे, गांधी जी चंपारण आना भी नहीं चाह रहे थे। और उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं एक हठी किसान के जिद के आगे मैं झुक गया और मैंने चंपारण जाना स्वीकार कर दिया। और सोच लीजिए कि वो चंपारण आए और चंपारण में जिस घटना का जिक्र कुमार साहब कर रहे थे, जो कोर्ट में जैसे उन्होंने कबूल किया कि हाँ ये कानून है कि ऐसा करना अपराध है, मैं जानता था और तब मैंने उस कानून को तोड़ा है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, आप जो दंड देना चाहे मुझे दे दीजिए। और गांधी के इस स्टैंड ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लोगों को आंदोलित कर दिया। और गांधी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता थी, जो हमारी समझ से बहुत कम जो गांधी नोन थे, जो बहुत कम लोग उनको जानते थे, रातों रात पूरे देश ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद पूरे देश ने गांधी को अपना लीडर मान लिया। ये चंपारण सत्याग्रह की सफलता और ये बिहार की सफलता थी। उस समय कांग्रेस की भी क्या हालत थी। सबसे तो संजीवनी और वरदान गांधी का आना, चंपारण आना कांग्रेस के लिए हो गया। जो 16 वाले लखनऊ या कानपुर में कहीं सम्मेलन जो था AICC का लखनऊ में, जो राजकुमार शुक्ल जी के कहने से एक प्रस्ताव पेश होने में दिक्कत हो रही थी, वो मान के जब वो गांधी चंपारण आए तो रातों रात देश के लीडर बने। कांग्रेस जो नरम दल गरम दल में बटा हुआ था वो खत्म हो गया और गांधी एकमात्र नेता बन के अगर देश के स्वतंत्रता संग्राम के शीर्ष पर पहुंचे तो वो देन सिर्फ चंपारण और बिहार की। और वहीं तो उनके सत्य और अहिंसा के जो उनके आदर्श थे, जो सिद्धांत था, उसकी प्रयोगशाला भी तो वही थी। प्रयोगशाला वही थी। हालांकि सत्य अहिंसा के भी गांधी पे अभी और भी रिसर्च की आवश्यकता है, शोध की आवश्यकता है। और बराबर बातें आती हैं कि यह उनके सिद्धांत के साथ साथ उनका औजार भी था, टूल्स भी था, क्योंकि वो आश्वस्त थे कि हिंसा या लड़ाई के बदौलत हम अंग्रेजों को उस समय पस्त नहीं कर सकते थे। और गांधी जब आश्वस्त हो गए कि अब हमारे अपने देश के लोगों में वो जागरूकता आ गई है, वो संकल्प आ गया है कि अब जोर जबरदस्ती से भी इनको बाहर कर सकते हैं, तो वही गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दे देते हैं। कि आखिर सोचिए
ये अलग शोध का विषय है कि गांधी की अहिंसा, जो गांधी 1921-22 में पहले असहयोग आंदोलन में एक इंसिडेंस चौड़ी चौड़ा में होता है, 22 में एक थाने पे आग लगाई जाती है प्रदर्शनकारियों द्वारा, कुछ अंग्रेज सिपाही, कुछ हिंदुस्तानी लोग भी जो सरकारी मुलाजिम थे जला दिए जाते हैं। मतलब एक हिंसा की घटना होती है। और गांधी ने ये कहते हुए कि ये चौड़ी चौड़ा में हिंसा की घटना हुई है और हम मानते हैं कि हमारे सत्याग्रही अभी अहिंसा की पाठ में पूरे प्रशिक्षित नहीं हुए हैं, ये हिंसा पर उतर गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना देशव्यापी आंदोलन वापस ले लिया। एक गांधी का ये रूप था। अब वही गांधी 20 साल बाद 1941-42 में जब क्रिप्स मिशन से लेके सब कुछ जब फेल किया और वो समझ ली कि वो द्वितीय विश्व युद्ध का चरमोत्कर्ष का जमाना था 1941-42 और कुछ भी नतीजे आने की संभावना बनी हुई थी। कांग्रेस भी विभाजित था। कुछ लोग नेहरू जी से लेके और बड़े कई सारे नेता थे जो पूरे तरीके से उस लड़ाई में फासिज्म के खिलाफ जो लड़ाई एलाइड पावर्स लड़ रहे थे एक्सिस पावर के खिलाफ, उसमें आंख मूंद के इनको मदद करना चाह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस थे जो सामान्य हम लोग का जो सिद्धांत है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उस हिसाब से उन्होंने जापान से दोस्ती कर ली थी और वो खुले तौर पर एक्सिस पावर की मदद करना चाह रहे थे। दोनों ग्रुपों की अपनी फॉलोइंग थी कांग्रेस में। और कांग्रेस जब इस किस्म पे इस चीज पे विभाजित था, ये गांधी के पॉलिटिकल एक्यूमेन और पॉलिटिकल सेंस का ये चरमोत्कर्ष, जब कांग्रेस में ये चल रहा था और गांधी पर दबाव आ रहा था एक ग्रुप के द्वारा कि हम इधर जाएं, दूसरे ग्रुप के द्वारा उधर जाएं, ये गांधी ने और जो सर ने जिन दो आइकन्स को डाला है, यही राजेंद्र प्रसाद और कलाम मौलाना आजाद को साथ लेकर न इधर न उधर उन्होंने कहा हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारा लक्ष्य हमारी स्वतंत्रता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो तभी हम कोई फैसला लेंगे। ये फैसला लिया, न इधर गए न उधर गए। और वही संयोग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का चरमोत्कर्ष भी वही हुआ। उसके बाद से कोई आंदोलन नहीं हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। और उस आंदोलन में तीव्रता और तीक्ष्णता ऐसी थी कि अंग्रेजों को उसी समय महसूस हो गया जो अब हम भारत को दबा के नहीं रख सकते। तो ये गांधी का चमत्कारी नेतृत्व था और हमारे मौलाना आजाद लेके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके सबका अतुलनीय सहयोग था उनका। सच्चिदानंद के साहब के बारे में बता ही चुके हैं कि बिहार के निर्माण में ही हमको आपको पहचान दी है। सरदार पटेल साहब के बारे में, अंबेडकर साहब के बारे में तो कितनी चीजें कही गई हैं, लिखी गई हैं। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि ये नेशनल आइकन्स जिनकी चर्चा इस पुस्तक में है, या और सारे जो नेशनल आइकन्स जिनको हम जानते हैं, उनको सही रूप में देखने की जरूरत है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आज के परिस्थिति में जो हम सोच रहे हैं, हम ही आप उस परिस्थिति में रहते तो क्या सोचते, ये भी जरा सोचने की बात है कि जब आज एक कोई भी कानून के उल्लंघन से सजा या पुलिस वालों की डर से हम लोग बहुत चीज करने से परहेज करते हैं, ये सोच के जी चलो ना, अरे मेरा क्या जाता है, हमको क्या मतलब। इस धारणा से जीने वाले लोगों को तो सोचना चाहिए कि उस समय सब चीज की कुर्बानी देके
जो हमारे लीडर्स आए थे, गांधी जी कितना भारी प्रैक्टिस, राजेंद्र बाबू कितना भारी प्रैक्टिस छोड़ के आए थे, पटेल साहब कितना, समझिए जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन की सुख सुविधा, उस जमाने की सुख सुविधा छोड़िए, आज कोई दूसरे स्तर का आदमी भी शामिल होता है। और आनंद भवन, मोतीलाल वोहरी का इलाहाबाद जाके एक बार आनंद भवन को देख लेना चाहिए और उसका इतिहास समझ लेना चाहिए। जो छोड़ के जेल में जाके चटाई पे सो के गांधी का साथ देने का जो फैसला किया, उसके व्यक्तित्व की महानता भी समझनी चाहिए। और बराबर देखते हैं कि अरे भाई जो आइकन है, महान है, उनके कामों से सीख लेनी चाहिए। लोग अनावश्यक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज में बैठ जाते हैं तुलना करने के लिए। तुलना करने में किसी को ऊंचा दिखाना से ज्यादा मकसद होता है किसी को नीचा दिखाना। तो ये भाई नेशनल आइकन के साथ इस तरह का ध्येय रखना, इस तरह की बात रखना, मेरी समझ से ये न उचित है, न हम अपने देश के कर्णधारों के प्रति, न अपने देश के इतिहास के प्रति, न अपने देश के भविष्य के प्रति हम न्याय नहीं करेंगे अगर हम किसी एक की प्रशंसा करके दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश अगर करते हैं, तो ये इस तरह की बात कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे सारे नेता महान थे और हमारे सब लोगों ने मिल के आज़ादी लाई है। हम देखे सर का, हम तो संजोग से पूरा नहीं देख पाए हैं। आपने नेहरू पटेल वाले बात को बड़े अच्छे ढंग से रखा है। जो भाई नेहरू पटेल तो मिल के काम, हमको भी कभी कभी देखते हैं लोग इतिहास को अपने ढंग से, मतलब इतिहास की व्याख्या करके ये नहीं होता तो ये होता। अरे भाई इतिहास में काउंटर फैक्चुअल्स जो कहते हैं ये तो हमेशा अनटेस्टेड होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये तो कंजेक्चर होता है, अनुमान होती है। कोई हम आप निश्चितता के साथ तो नहीं कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्या होता तो क्या होता। अरे भाई जो हुआ उस समय जो लोगों को सही लगा किया उन्होंने। अब हमारी आपकी ड्यूटी है कि उनमें जो आपको अच्छाई दिखती है आज के लिए जो प्रासंगिक है, उसके बल पर आज के समाज को, आज के इतिहास को और अच्छा बनाए, हमें उसमें लगना चाहिए। कहाँ पीछे चढ़ के घूम के आप विवाद खड़ा कर रहे हैं, जिससे अपने ही इतिहास, अपने ही पूर्वजों को विवादित बनाने से पता नहीं किनको क्या फायदा, क्या लाभ, क्या आनंद मिलता है। इसलिए भाई सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के किताबों का जो संतुलित ढंग से इतिहास की व्याख्या या इतिहास को निरूपित करके लोगों के बीच रखे, इसकी बड़ी आवश्यकता है और ये लगातार होना चाहिए। आप लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग, यहाँ तो सब लोग बुद्धिजीवी ही बैठे हैं, बराबर लिखते रहिए लोगों, नई पीढ़ी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ज्यादा वल्नरेबल टाइम आने वाला है, ज्यादा संक्रमण का काल संभावित है। जब अभी तो ऐसे लोग बचे हैं जिन्होंने गांधी को देखा था, जो पटेल साहब के साथ काम किए थे। अब वो समय याद करिए कि इस तरह से जब फर्स्ट हैंड अकाउंट बताने वाले नहीं रहेंगे तब क्या होगा। आजकल जिस ढंग से लोग लिखने पढ़ने लगे हैं और कुछ नई चीज, नई व्याख्या, अकारण विवादित व्याख्या करके अपनी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, तो इस तरीके से तो वो तो भविष्य या आने वाली पीढ़ी के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सब आपको बधाई देते हैं कि आपने सही समय पर इतिहास को सही व्याख्या करके लोगों के बीच रखने का काम किया है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु बने और भी लिखते रहें, लोगों को पढ़ाते रहें, लोगों को सिखाते रहें और लोगों को सही चीज लोगों के बीच डालते रहें। और निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और बिहार में सरकार भी हम बता दें कि कुछ सरकार की बात भी हो रही थी, हम समझ रहे हैं
कि हम लोग जहाँ रहे एक मंत्री रहे या एक पॉलिटिकल आदमी रहे और सरकार की बात नहीं हो। तो हमने हमेशा कहा, अभी कह रहे थे कि सरकार शून्यता में नहीं काम करती, हम कहाँ खड़े हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हम जा किधर रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं, भौगोलिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जहाँ भी खड़े हैं हमारी दिशा क्या है। अगर हम अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम लोगों के हित में बढ़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है और इसकी सराहना होनी चाहिए, तभी लोग आगे बढ़ते रहें। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमने कहाँ से यात्रा की शुरुआत की थी वो देख लीजिए, हम कहाँ हैं वो देख लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, हमारी दिशा देख लीजिए। हम समझते हैं कि आपको कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है, आपकी कड़ी टेढ़ी नजर हम पर खुद ब खुद मुलायम हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।